हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2। अपन ने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी और 9th क्लास का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का बेसिक कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य, पहले तो ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वैसे ही मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पे पढ़ा दिया है, फिर भी देखते हैं एक बार वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है कि वास्तविक संख्या प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये कथन हुआ सत्य। कैसे? वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्याएं भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है और परिमेय संख्या भी आती है। ये दोनों के दोनों जो है वो वास्तविक के अंदर आती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय भी आती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो अब आपको इसका कारण के साथ उत्तर लिखना है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, समझ आ गया कि कैसे होती है। अब अपन इसका आंसर लिखते हैं। कथन सत्य है, सत्य है क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। क्या ये सत्य है या असत्य, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है। m प्राकृत संख्या, इसका मतलब m इज इक्वल क्या है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा होती है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। ये होती है संख्या रेखा। क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यानी कि प्रत्येक बिंदु की बात हो रही, -1 -2 -3 1 2 3 0, प्रत्येक जो बिंदु है वो रूट m के रूप का होता है। क्या लगता है, ये कथन सत्य है या असत्य?
ये कथन तो असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पे तो हमको नेगेटिव नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, 0 भी नजर आ रहा है, 1 भी नजर आ रहा है, 2 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, ठीक है। और संख्या रेखा पर अगर अपन 2 को लेते हैं फॉर द एग्जांपल, तो √2, और 3 को लेते हैं तो √3, रूट एम के हिसाब से अगर लेते हैं तो √2 और √3, तो √2 और √3 के बीच भी संख्याएं हैं जो कि संख्या रेखा पे निरूपित होगी, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी निरूपित होंगे, ठीक है। सब कुछ संख्या रेखा पे तो निरूपित होगा। तो ये कथन गलत है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का ही होगा। तो ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं लैंग्वेज में, अब अपन इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, सबको समझ आ गया ना। लैंग्वेज में लिखेंगे, यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है, उसमें √2 परिमेय संख्याएं भी आती है, अपरिमेय संख्याएं भी आती है, सब तरह की संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, तथा √2 व √3 के बीच की संख्याएं भी आती है, ठीक। अतः संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये चीज सबको समझ आ गई। नेक्स्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये कथन सत्य है? वास्तविक संख्या की डेफिनेशन कहती है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है, यानी कि अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती है और परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है। ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो सिर्फ एक अपरिमेय संख्या ही होगी। कह सकते हैं ये कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अतः
संख्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दैट मीन्स प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो तो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, तो 2 क्या है, 2 जो है वो वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जगह नहीं है बट लिख सकते हो कि 2 परिमेय है, वास्तविक है। बट अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या जरूर है। ठीक है, तो आप सबको ये समझ आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहला काम शब्द क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो लिख दीजिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये सभी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो धनात्मक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो अपन देखते हैं √1 का अगर वर्गमूल करेंगे तो ±1 आएगा, √2 का करेंगे तो √2 ही आएगा, √3 आएगा, √4 का करेंगे तो +-2 आएगा, √9 का करेंगे तो +-3 आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? सभी की जब बात होती है तो 1 2 3 4 सबकी बात हो रही है, तो क्या सबके ही अपरिमेय है? 1 का तो +-1 ये तो परिमेय है, +4 का +-2 ये भी परिमेय है, 9 का भी परिमेय है, √2 और √3 जरूर अपरिमेय है, बाकी आधे परिमेय है आधे अपरिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल तो अपरिमेय तो नहीं है। ठीक है, तो अपन इसका आंसर लिखेंगे। अब आंसर लिखिए, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल √1 ±1, √4 +-2, √9 +-3 एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आ गया। सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले समझा दिया है और ये लिखवा भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित अपन करेंगे। संख्या रेखा पर √5 को अपन किस तरह से निरूपित करेंगे। तो √5 को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पे करना है, तो सबसे पहले अपन संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पे 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4,
-1, -2, -3, ये अपनी बन गई है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर √5 को अपन को निरूपित करना है। तो सबसे पहले अपन ने 0 को बिंदु लिया O और यहाँ पे बिंदु लिया A। तो 0 से लेके 2 तक अपन ने एक लाइन खींची OA, ठीक है। अब इस OA लाइन के पॉइंट O पे इकाई लंबाई का एक लंब डाला, जिसकी लंबाई क्या है 1 है। क्या डाला अपन ने? लंब खींचा जिसकी लंबाई है 1, ठीक है। अब क्या किया, इस पॉइंट को O को इससे मिलाया, इसका अपन ने नाम दिया B, ये एंगल हुआ 90, क्योंकि ये इसके ऊपर सरल रेखा पे लंब है और सरल रेखा पे लंब जो है सरल रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस O पॉइंट को, अब ये क्या हुआ 1 और ये कितनी है वैल्यू 2, ठीक। ये है वैल्यू, AB है 1 और OA है 2, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, सबसे पहले अपन लिख देते हैं। पहला, संख्या रेखा पर OA इज इक्वल टू इकाई ली। OA अपन ने कितना लिया 2 इकाई। फिर OA के बिंदु A पर इकाई लंबाई का लंब खींचा, ठीक है। फिर O को B से मिलाया, इतना काम अपन ने किया √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। अब त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब त्रिभुज OAB में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है कर्ण, यानी OB क्या हुआ, कर्ण हुआ। OB का स्क्वायर इज इक्वल, आधार है OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो कर्ण OB इज इक्वल क्या हुआ, रूट ऑफ OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, AB 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 इज इक्वल √5। क्या आया अपने पास OB, तो OB इज इक्वल आया अपने पास √5। क्या आया, OB आया √5, ठीक है। अब अपने पास क्या आया, OB √5 आया है, बट अपन को तो √5 को संख्या रेखा पे लाना है। संख्या रेखा तो ये है, तो √5 को संख्या रेखा पर लाने के लिए इस O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का एक चाप काटेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे चाप काटेंगे OB त्रिज्या का, तो वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे OB त्रिज्या का एक यहाँ चाप काटा, तो वो चाप आता नीचे आएगा, तो वो यहाँ संख्या रेखा को यहाँ इस पॉइंट पे कट करेगा। तो इस पॉइंट को नाम दिया C। क्या नाम दिया, इस पॉइंट को नाम दिया C। तो अब क्योंकि
ये क्या है, OB त्रिज्या ली अपन ने, त्रिज्या OB ली, तो त्रिज्या यहाँ पे जो होगी वो भी सेम यहीं पे होगी, ठीक है, त्रिज्या की लंबाई चेंज नहीं होगी। त्रिज्या यहाँ पे √5 है, तो यहाँ पे भी √5 ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा पर जहाँ ये C पॉइंट बना है, वहां पे O से लेके C तक की जो लंबाई है, O से लेके C तक की जो लंबाई है वो कितनी है, √5, यानी कि √5 कहाँ निरूपित किया जाएगा, C पॉइंट पे, ठीक है। तो C पॉइंट पे √5 निरूपित किया जाएगा। ठीक, अतः नेक्स्ट OB को त्रिज्या मानकर, सबको समझ आ गया। अपन ने क्या किया, OB को त्रिज्या माना, OB को त्रिज्या मान के यहाँ से चाप कट किया, चाप कट करके ये OB त्रिज्या को उस साइज का ही प्रकार रखते हुए नीचे संख्या रेखा पर कट किया, तो यहाँ चाप C पॉइंट पे काटा संख्या रेखा को। तो जिस पॉइंट पे संख्या रेखा को काटा वहां से लेके यहाँ ओरिजिन की दूरी जो है 0 से यहाँ तक की दूरी √5 हो गई, क्योंकि त्रिज्या तो √5 ही थी। तो यहाँ जो त्रिज्या है वो संख्या रेखा पे भी यही त्रिज्या रहेगी, तो यहाँ पे भी क्या दूरी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो √5 संख्या रेखा पर C पॉइंट पे व्यक्त होगा, ठीक है। तो OB त्रिज्या मानकर चाप काटा, OC अतः OC इज इक्वल OB इज इक्वल √5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। वर्गमूल सर्पिल की अपन को रचना करनी है, क्या नाम है, वर्गमूल सर्पिल, यानी इसमें सारे के सारे वर्गमूल होंगे, ठीक है। तो इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं O पॉइंट लेके हम OP1 एक इकाई लंबाई का रेखाखंड खींचते हैं OP1, ठीक है। O पॉइंट लिया और इकाई लंबाई का रेखाखंड खींचा OP1। अब इस P1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक इकाई लंबाई का रेखाखंड लेना है, ठीक है। रेखाखंड लेना है P1 P2, क्या लिया, OP1 खींचा इकाई लंबाई का, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखाखंड लेना है OP2, फिर इस O को P2 से मिलाना है, O को P2 से मिला दिया। O को P2 से मिलाने के बाद फिर इस P2 पर इकाई लंबाई का रेखाखंड खींचना है, फिर से P2 पर इकाई लंबाई का रेखाखंड खींचा OP3, फिर इस O को P3 से मिलाना है। अब ये √1 तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ आधार स्क्वायर 1 प्लस लंब स्क्वायर 1 इज इक्वल √2, यानी कि OP2 क्या होगा, √2, ठीक। फिर ये वापस इकाई लंबाई का खींचा, तो वापस OP2 क्या है, यहाँ पे आधार है, तो OP2 का स्क्वायर 2 प्लस P2 P3 का स्क्वायर 1, तो √3, तो ये क्या होगा, √3, ठीक है। फिर यहाँ P2 पर वापस अपन ने इकाई लंबाई का रेखाखंड खींचा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इसको भी मिलाया अपन ने O से, इसको नाम दिया P4, ठीक है। इसको क्या नाम दिया, P4। तो OP4 क्या होगा, OP4 क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, ये हुआ 1, तो ये क्या हो जाएगा, √4, क्या होगा, ये वाला होगा OP4 क्या हो जाएगा, √4। इसी तरीके से फिर से इकाई लंबाई का रेखाखंड यहाँ पे लंब खींचा, फिर से इसके ऊपर इकाई लंबाई का और इसको मिलाया O से, तो ये इसकी लंबाई P1 है,
1 है और ये है P5। ठीक है, इस तरीके से ये रेखाखंड आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा एक वर्गमूल सर्किल बन जाएगा और ये हो जाएगा √5। तो ये √3 √1 को अपन √1 भी लिख सकते हैं। तो ये √1 √2 √3 √4 √5 इस तरीके से पूरा राउंड √n-1 तक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक वर्गमूल सर्पिल बन जाएगा। इसको ही वर्गमूल सर्पिल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब अपन लिख देते हैं। सबसे पहले बिंदु O लेकर इकाई लंबाई का रेखाखंड OP1 खींचा। ठीक है, इकाई लंबाई का रेखाखंड OP1 खींचा। बिंदु P1 पर लंब P1 P2 इकाई लंबाई का खींचा। O को OP2 इज इक्वल √2। इसी प्रकार P2 पर इकाई लंबाई का लंब खींचा। OP3 इज इक्वल √3। इस प्रकार P3 पर इकाई लंबाई का लंब खींचा। OP4 इज इक्वल √4। इसी प्रकार में वर्गमूल सर्किल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो √4 √5 √6 √7 आगे आगे से बढ़ता जाएगा √n-1 तक और अपन को एक वर्गमूल सर्किल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है 9th क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।